दोस्तों, आप जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन कौन था? फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेज़ सियासतदान था, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो दुनिया में अपनी फ़िलासफ़िकल राइटिंग्स की वजह से जाना जाता है। फ़लसफ़ा लिखते थे जनाब, और इंटरेस्ट किस में रखते थे? साइंस में। बहुत ही बड़े एडवोकेट थे, हमेशा आवाज़ उठाते थे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए, ये दुनिया को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। 1561 में 1561 में लंदन में उनकी पैदाइश होती है, और वो क्वीन एलिज़ाबेथ के एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे थे। 12 साल के हुए तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिया, लेकिन बाद में 3 साल वहाँ रहने के बाद उसको छोड़ भी दिया विदाउट रिसीविंग अ डिग्री अभी हासिल नहीं हुई थी। 16 साल के हुए तो एक ब्रिटिश एम्बेसडर था पेरिस में, उसके स्टाफ मेंबर के तौर पे काम शुरू कर दिया। लेकिन जब 18 साल के हुए तो उनके बाप के फौरी इंतकाल की वजह से उनके पास रकम ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने लॉ की डिग्री में दाखिला ले लिया और 21 साल की उम्र में एडमिटेड टू द बार हुए, यानी बैरिस्टर बन गए। फ्रांसिस बेकन जैसे ही वकील बनते हैं, उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद यानी 23 साल की उम्र में उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर के तौर पे इलेक्ट भी हुए और फिर बड़ी बड़ी पोस्ट्स के ऊपर भी रहे। क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो चाहती थी कि ये बड़े बड़े लुक्रेटिव पोजीशन और पोस्ट के ऊपर अपॉइंट ना हो, क्योंकि वो बतौर पार्लियामेंटेरियन उसके बहुत सारे टैक्स बिल्स यानी वो टैक्स लॉज जो क्वीन चाहती थी बने, उसकी अपोजिशन किया करते थे। बेकन साहब की एक मजबूरी भी थी कि वो बहुत फजूल खर्च थे। फजूल खर्ची की वजह से अक्सर औकात कर्जे में डूबे रहते थे। जैसे गालिब कहता है ना, कर्ज की लेके पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बेकन साहब का सोशल नेटवर्क कुछ इस तरह से था कि बेकन साहब ने अपनी कुर्बतें बढ़ाई अर्ल ऑफ एसेक्स से। अर्ल कहते हैं जैसे गवर्नर होता है, एसेक्स का गवर्नर, और एसेक्स इंग्लैंड में एक काउंटी का नाम है। एरिस्टोक्रेसी के करीब हो गए फ्रांसिस बेकन, और फिर क्वीन एलिज़ाबेथ के भी करीब होने लगे। लेकिन इसी अर्ल ऑफ एसेक्स ने जब क्वीन ऑफ एलिज़ाबेथ के ख़िलाफ़ एक कू की कोशिश की, यानी उसका तख्ता पलटने की, बेकन की मुखालफत के बावजूद वो अर्ल ऑफ एसेक्स नाकाम हुआ और उसके बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन ये सब होने के बाद बेकन जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ के दोबारा कभी करीब नहीं हो पाया। क्वीन एलिज़ाबेथ की 1603 में वफ़ात हो गई, और फिर बेकन जो है उसकी किस्मत जागी और किंग्स जेम्स वन का वो मुशीर बन गया। शुरू में तो किंग जेम्स वन जो थे वो भी कोई बेकन से ज़्यादा एडवाइस नहीं लेते थे और ना ही उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि किंग जेम्स वन ने बेकन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और बेकन ने ऐसा ट्रस्ट विन किया कि आहिस्ता आहिस्ता पहले सॉलिसिटर जनरल बने, फिर सॉलिसिटर जनरल से अटॉर्नी जनरल बने, और देन ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉर्ड चांसलर इन इंग्लैंड। ये पोजीशन आप ऐसे ही समझ लें जैसे यूनाइटेड स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। इतनी बड़ी पोजीशन बेकन किंग जेम्स वन के दौर में बादशाह की खुशनुदी से हासिल कर गए थे। इसके साथ ही बेकन साहब से एक बड़ी गलती हुई। जज तो बन गए, लेकिन किसी बंदे से यानी किसी लिटिगेंट से कुछ गिफ्ट वसूल कर लिए, और उसके बाद वो एक ऐसा स्कैंडल बना कि वो स्कैंडल बाद में उनके ऊपर ट्रायल भी चला और उनको सज़ा भी हुई। लंदन का जो टावर ऑफ लंदन है, आपने अक्सर उसकी तस्वीर देखी होंगी, उसके अंदर कैद भी कर दिया गया और बड़ा सारा फ़ाइन भी उनको ऊपर कर दिया गया। बाद में बादशाह को जब पता लगा तो बादशाह ने इस मामले में दखल अंदाजी खुद की और बेकन को जेल से छोड़ दिया और उसका फ़ाइन माफ़ कर दिया। और जैसे हम कह सकते हैं कि भाई बादशाह तो बादशाह होता है, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि बेकन का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल करियर एंड होने के साथ हम कह सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन आसमान से तो गिरे मगर खजूर में नहीं अटके। फ्रांसिस बेकन का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, लेकिन इस चीज़ ने जो नई चीज़ उनकी उजागर की वो थी उनकी फ़िलासफ़िकल राइटिंग्स। अच्छा जहन तो थे भी, तजुर्बा भी उनके पास था। 1597 में 1597 में उनके एसेस पब्लिश होना शुरू हुए, और लोगों ने ये महसूस किया कि वो ब्रिलियंट स्टाइल में ना सिर्फ लिखे हुए हैं बल्कि उनके अंदर पेनेट्रेटिंग ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, और ना सिर्फ उस पर बड़ी ज़बरदस्त आरा पॉलिटिकल मैटर्स पे बल्कि पर्सनल मैटर्स पर भी वो दे रहे हैं। फ्रांसिस बेकन की ज़िंदगी में और उनकी स्पेशली राइटिंग लाइफ में एक धमाका होता है। वो फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस पे लिखना शुरू करते हैं, और उनका सबसे बड़ा मशहूर ज़माना काम सामने आता है जिसको ग्रेट रिन्यूअल के नाम से जाना जाता है। ये इसके 6 हिस्से थे। पहले हिस्से में वो ये बताते हैं कि प्रेजेंट स्टेट में आज के दौर में इल्म कहाँ खड़ा है। दूसरे हिस्से में वो बताते हैं कि न्यू मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी होना क्या चाहिए। तीसरे हिस्से में वो ये बताते हैं कि एम्पिरिकल डेटा की कलेक्शन को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। चौथे हिस्से में वो ये बताते हैं कि साइंटिफिक जो नया साइंटिफिक मेथड है उसको हम कारामद तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँचवें हिस्से में वो ये बताते हैं
के प्रोविजनल कंक्लूजन्स जो हैं उन्हें हम कैसे जमा कर सकते हैं, और आखिरी हिस्से में जितना भी न्यू लाइन ऑफ मेथड से नॉलेज गेन हुआ है उसको सिंथेसाइज कैसे करना है, इसके बारे में वो अपनी फ़िलॉसफी बयान करते हैं। फ्रांसिस बेकन के दो मशहूर काम जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में किए वो थे, एक था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में छपा, और दूसरा था नोवम ऑर्गेनम, जिसका मतलब होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट। ये जो किताब है नोवम ऑर्गेनम, इट इज़ परहैप्स द बेकन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। इसको सबसे अहम किताब माना जाता है फ्रांसिस बेकन की ज़िंदगी में, और ये किताब बेसिकली एक रीज़न बयान करती है, प्ली लेती है फॉर एडॉप्शन ऑफ एम्पिरिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी। अगर आप आज देखें तो वेस्ट अपनी सारी लॉजिक एम्पिरिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी के ऊपर खड़ा करता है। फ्रांसिस बेकन का यही काम था जिसमें अरिस्टोटल के दौर से चलती हुई डिडक्टिव लॉजिक से इंसानों ने इंडक्टिव लॉजिक की तरफ सफ़र किया कि नॉलेज इज़ नॉट समथिंग वी स्टार्ट विद और डिडक्ट कंक्लूजन्स फ्रॉम, रादर इट इज़ समथिंग वी अराइव एट। इल्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम स्टार्ट करें और उससे नतीजे निकालें, बल्कि इल्म तो एक ऐसी चीज़ है जिस तक हम असल में पहुंचते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए उसने ये कहा कि पहले ऑब्ज़र्व करो, फिर फैक्ट्स को कलेक्ट करो और उसके बाद अपने नताइज निकालो इन हकाइक से। किस तरह से? इंडक्टिव रीजनिंग से। हम ये तो नहीं कह सकते कि आज का साइंसदान लेटर एंड स्पिरिट में तमाम वो इंडक्टिव लॉजिक की एप्लीकेशन जो फ्रांसिस बेकन ने सिखाई थी उसको लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई कर रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बयान करदा तरीके को आज का साइंसदान भी फॉलो करता है। आखिर में जाते जाते ये कहना पड़ेगा कि फ्रांसिस बेकन ख़ुद कोई साइंटिस्ट नहीं था और कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ पर भी कोई ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं था। नेपियर और केपलर जैसे लोग हों या कॉपरनिकस का आइडिया हो, वो उनको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता था। लेकिन ये मानना ज़रूर पड़ेगा कि बेकन ने साइंसदान ना होते हुए भी साइंस को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें अपना बहुत ही अहम किरदार अदा किया।